यहाँ क्या कर रही हो? नंदिनी, तो इसकी मृत्यु तो उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन इसने मुझसे विवाह के विषय में सोचा था। तुमने मेरे भाइयों को मारा, मेरे पिता महाराज की हत्या की। तुमने सोचा कैसे कि मैं तुमसे विवाह करूंगी? विवाह होगा, अवश्य होगा, परंतु मृत्यु से। और मृत्यु के साथ तुम्हारा ये बंधन मैं बांधूंगी चंद्र। चंद्र! क्या हुआ? चंद्र, तुम्हें बाण लगा था? बाण लगा है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? मुझे? हे ईश्वर, चंद्र, बहुत अच्छा हुआ कि ये रात का स्वप्न था। अगर सुबह का स्वप्न होता तो सच हो जाता। तू सपने से डर गई पागल? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अरे क्या मेरे कारण हुआ है? और नहीं तो क्या, तुम्ही ने तो बताया था कि सुबह चाणक्य जी ने ये कहा कि तुम्हारा विवाह उन्होंने नंदिनी के साथ तय कर दिया। बस वही मेरे मन में रह गया भय बनकर, और मैंने ये स्वप्न देखा कि नंदिनी यहाँ आई और उसने तुम पे तीर मार दिया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे तुम ऐसे कैसे सो गए? अगर वो आ गई और उसने तुम्हें बाण मार दिया तो हम क्या करेंगे? अरे क्या इतना डर लगता है तुझे? मैं किसी से नहीं डरती। पहनो इसे। अरे क्या कर रही है? चुप रहो, चुपचाप पहनो। अब अगर नंदिनी आएगी ना और बाण मारेगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। पर ये हाथ भी नीचे रखो, हाथों को भी कुछ ना हो जाए। दुर्धरा कोई कवच पहन के कैसे सो सकता है? वो मैं नहीं जानती, वो तुम देखो। मनुष्य को नींद आए तो वो कांटों पे भी सो सकता है। सो जाओ। पिता महाराज, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? मैं नहीं जी सकती आपके बिना। उस चंद्र के साथ विवाह से तो बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूं और आपके पास आ जाऊं। ये विष तेरी यात्रा सरल बना देगा।
स्वस्ति कल्याणमस्तु। आपको जीना होगा, चंद्र के लिए जीना होगा। मत भूलिए कि अब तो उन्होंने साथ में क्या स्वप्न देखा है। अब उसे भारत का भविष्य बनाना है। आपका स्वप्न पूरा हो गया है आर्य। बोलो श्री महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश, मगध की प्रजा अपने राजा का संबोधन सुनने के लिए उत्सुक है। आइए अपनी प्रजा को संबोधित करें। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य मगध को उसका नया नरेश भेंट करता हूँ। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। नहीं चंद्रगुप्त, आज मैं नहीं बताऊंगा कि क्या करना है और क्या कहना है। तुम स्वयं अपनी प्रजा को संबोधित करो। अब सबको चंद्रगुप्त मौर्य का प्रणाम। मैं आज पूरे विश्व को संबोधित करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि भले ही आपका राजा बदल गया, किंतु आज भी राज्य वही है। कि भले ही ध्वज पर लगा चिन्ह बदल गया हो, किंतु ध्वज वही है। क्योंकि राजा आते जाते रहते हैं, पर राज्य सदैव वही रहता है। राज्य राजा से नहीं अपितु प्रजा से बनता है। राजा को राजा कौन बनाता है? उसकी प्रजा। तुम सुन रहे हो ना चंद्र? हाँ, ये स्मरण रहे कि राजा से राज्य, राज्य से राजधानी, राजधानी से प्रजा नहीं बनती, अपितु प्रजा से राजधानी, राजधानी से राज्य और राज्य से राजा बनता है। मूरा, तुम्हें अंदर चलकर आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ वो मेरे पुत्र सुने। और एक राजा तो केवल संचालक होता है, पालक होता है। वास्तविकता में एक राज्य की शक्ति उसकी प्रजा होती है। फिर चाहे एक राजा हो या प्रजा, हम सबका लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, हमारे राज्य का विकास और हमारी मातृभूमि की रक्षा। जो हमारी मिट्टी के साथ द्रोह करेगा उसे इसी मिट्टी में मिलना होगा। फिर चाहे वो विदेशियों से हो या हमारे घर के अंदर बैठे विभीषणों से, क्योंकि यह धरती मेरी माँ है, यह मेरी मातृभूमि। भले ही माँ भिन्न प्रकार से अपनी संतान को अपनी तरह से प्रेम करे, किंतु तब भी कभी माँ को बेचा नहीं जाता है। आज हम जो भी हैं, हमारे पास जो भी है, वो हमारी माँ के कारण है, हमारी मातृभूमि के कारण है, इस माटी के कारण है। इसलिए आज मैं आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा कि आज से मगध के महामंत्री वो होंगे जिनके मार्गदर्शन के कारण चंद्रगुप्त बन पाया, जिनका मस्तिष्क इस चंद्रगुप्त को संचालित करता, जो यदि श्वास भी लेते हैं तो ये सोचकर कि क्या ये श्वास मेरे राज्य के हित में होगा। आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं मेरे पिता समान, मेरे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। आचार्य चाणक्य की जय। आचार्य चाणक्य की जय। आज से सारे अमात्य और मित्र राजा इनके निर्देश अनुसार ही अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं एक और महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा कि आज से राज्य और उसकी प्रजा पर लगाए समस्त कर, जैसे विवाह कर, सुरक्षा कर या अन्य कर, उन सबको समाप्त किया जाता है। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। बहुत बड़ा दिन था वो। मगध को उसका महान सम्राट नहीं, बल्कि भारत को वो संचालक मिला जिसके राज्य में पूरे देश का सुनहरा काल लौटने वाला था। एक राजा होने के नाते मैंने निर्णय लिया है, परंतु इस बात का स्मरण रखना चंद्रगुप्त कि एक राजा का कोई भी निर्णय उसका निजी निर्णय नहीं होता। उसका हर एक निर्णय उसकी प्रजा को, उसके राज्य को प्रभावित करता है।
कहो। मेरा निर्णय है कि मैं नंद की पुत्री नंदिनी से विवाह नहीं करूंगा। नंद की पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह राज्य के हित में है चंद्रगुप्त। एक राजा की भांति निर्णय लो चंद्रगुप्त। आचार्य, मैंने ये निर्णय एक राजा की भांति ही लिया है। मैं मानता हूं कि मैंने जब हेलेना और दुर्धरा से विवाह किया तब वो एक समझौता था, किंतु तब उन्हें वो विवाह स्वीकार था। और नंदिनी मेरी शत्रु है आचार्य। उसके परिवारजन के रक्त से मेरे हाथ सने हुए हैं और वो मुझसे विवाह स्वीकार नहीं करेगी। अर्थात मैं उससे बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता। ऐसा करना उस पर अत्याचार होगा और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में किसी भी स्त्री पर कोई अत्याचार नहीं होगा। परंतु मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। देखिए विष, मुझे लगता है नंदिनी ने विष पी लिया है। शीघ्र अग्नि का प्रबंध करो और बड़ा सा पिंजरा मंगाओ। अवंतिका, उठाओ इसे। क्या मैं विष को? तुम्हारी बेटी के प्राण बचाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मुझे पता है इसके अंदर जो विष है उसे कैसे निकाला। उठाओ इस अग्नि की ज्वाला पर इस पिंजरे को घुमाओ। नंदिनी, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। नंदिनी, हाँ, मैं राजनंदिनी अपनी इच्छा से राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। उत्तम। तो इस शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्रगुप्त और नंदिनी का विवाह होगा। राज्य भर में इसकी घोषणा करवा दी जाए। आचार्य, उस लड़की ने विवाह के लिए हाँ कर दी। अवश्य ही इस निर्णय के पीछे उसका कोई लक्ष्य है। एक कहा चंद्रगुप्त, और वो लक्ष्य है अपने पिता और अपने भाइयों की हत्या का प्रतिशोध। प्रतिशोध चाहिए मुझे, और उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकती हूँ और किसी भी सीमा को तोड़ सकती हूँ। परंतु नंदिनी, इससे भयंकर संकट आ सकता है। संकट तो बहुत पहले आ चुका है अवंतिका। नंदिनी बस उस संकट से निकलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भाग्य ने उसे यह अवसर दिया है ताकि हम इस दासी जीवन से मुक्त हो सके। नंद तुम्हारे भी पति थे, क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लेने का? उस चंद्र ने सिर्फ नंद पर नहीं, हम स्त्रियों पर भी प्रहार किया है, परंतु वो ये नहीं जानता कि एक स्त्री जब अपने पर आ जाती है तो क्या क्या कर सकती है। स्त्री चरित्र को समझना असंभव है चंद्रगुप्त। जब तक प्रेम करेगी प्राण दे देगी, परंतु जब घृणा करेगी प्राण ले लेगी। और जो स्त्री घृणा के कारण तुमसे विवाह करने आ रही हो, उससे तो सावधान ही रहना होगा। मानता हूं कि यह विवाह एक विवशता ही है, परंतु सावधानी के अतिरिक्त कोई हल नहीं। हल मिला है मुझे इस प्रतिशोध का। जो कार्य मैं दूर रहकर नहीं कर सकती, उसे मैं सरलता से उसके निकट आकर कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने इस विवाह को स्वीकारा है। उचित निर्णय लिया तुमने नंदिनी, परंतु एक संदेह है। तुम्हें क्या लगता है कि विवाह के पीछे की तुम्हारी ये सोच वो धूर्त चाणक्य नहीं समझ पाएगा? समझ भी क्या तो क्या करेंगे चाणक्य? एक पति और पत्नी के बीच में कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें कोई तीसरा नहीं आ सकता, और मैं उन्हीं पलों की प्रतीक्षा करूंगी। जिस भांति चंद्रगुप्त ने पिता महाराज को तड़पा तड़पा के मारा है, मैं भी उसे तड़पा
तड़पा तड़पा के मारूंगी। राजमाता पधार रही हैं। आज चंद्र और नंदिनी के हल्दी उत्सव का मुहूर्त है। चंद्र और नंदिनी को आज हल्दी स्नान कराया जाएगा। नंदिनी को जो हल्दी लगाई जाएगी वो हमारे ओर से होगी, और चंद्र को जो हल्दी लगाई जाएगी वो तुम्हारी ओर से होगी। आप लोग तैयारियां कर लीजिए। आज हल्दी स्नान नहीं, रक्त स्नान होगा। इस हल्दी से देखो तो राजा की पोशाक में तुम कितने भले लग रहे हो। राजा मैं बना हूँ और प्रसन्न तुम। क्यों? एक नहीं, दो कारण है। पहला ये कि मैं रानी बन गई हूँ, और दूसरा ये कि नंदिनी ने तुमसे विवाह के लिए हाँ कह दिया। बस बात से तुम क्यों प्रसन्न हो? क्यों नहीं होंगी? वो हेलेना को देखा है, ऐसे देखती है जैसे बिना काटे खा जाएगी। और नंदिनी कितनी प्यारी है। मुझे पता है आगे चल के मेरी उससे बहुत बनने वाली है। एक बात कहूँ, नंदिनी ही मेरे पति की पटरानी बनने योग्य थी, वो हेलेना नहीं। बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ हेलेना तुम्हारी पहली पत्नी है, परंतु वो कितनी विचित्र है, कितनी डरावनी दिखती है। नहीं? हेलेना तो हेलेना है। हेलेना जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं चंद्र, और हो भी क्यों ना, वो यवन की कुमारी है। मैं और नंदिनी तो हेलेना के सामने कुछ नहीं दिखते, और मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके मुख का तेज देखा है, उसके मुख का तेज इतना अच्छा है, पूरे यवन, पूरे भारत में उसकी जैसी कोई नहीं है। मैं सही कह रही हूँ ना? अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। आज मैं भी बहुत खुश हूँ चंद्र। क्या दुर्धराज ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी इस कारण? नहीं, क्योंकि आज मेरे दोनों मकसद पूरे हुए हैं इसलिए। पहला ये कि नंदिनी ने विवाह के लिए हाँ कह दिया है। वैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उस नंदिनी ने वही किया जैसा मैं चाहती थी। और दूसरा ये कि तुम्हारी तख्तपोशी हो चुकी, अब तुम मगध के राजा हो और मैं यहाँ की पथ रानी। और इस बात से तुम बहुत प्रसन्न हो? हाँ, लेकिन अब भी एक चीज की कमी है। कुछ भी करके मलय को मेरे सामने ले आओ चंद्र। मेरे कदमों में झुका दो उसे। अब ख्वाहिशें तो पूरी हो चुकी है, इंतकाम भी पूरा हो जाए। व्यर्थ में चिंतित ना हो, तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा होगा। मेरे सैनिक ढूंढ रहे हैं उसे। एक बार, बस एक बार मेरे सामने आ जाए वो, अपने हाथों से कत्ल करूंगी मैं उसका। लेकर जा रही हमें। अन्ना पाई तो सही। यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ जो यहाँ मैं छुपा के रखती हूँ। क्या ढूंढ रही हो? कुछ बोलोगी? खास चेष्टा करियो हमारे साथ। मुद्रिका, ऐसा क्या अनोखा है इस मुद्रिका में जो तुमने इसे यहाँ इस तरह से छुपा कर रखा? विष। जी बड़ी माँ, मैंने विष इस मुद्रिका में ऐसे ही किसी अवसर के लिए छिपा के रखी थी। कल मैंने विष पीकर अपने प्राण लेने के प्रयास की थी, और आज ही विष चंद्रगुप्त के प्राण लेगा। हमारी ओर से जो हल्दी जाएगी उसमें मैं ये विष मिला दूंगी। चंद्रगुप्त को मारकर मैं अपने भाइयों की और पिता महाराज की हत्या का प्रतिशोध लूंगी। उचित नंदिनी,
हमें यहाँ साथ आते हुए अवश्य किसी ने देखा होगा। यदि हम यहाँ से साथ वापस गए तो किसी को भी हम पर संदेह हो सकता है, इसलिए तुम दाहिनी ओर से जाओ, मैं बाईं ओर से। जी बड़ी माँ।